हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल वेल एंड गुड। आई एम पूनम, योर फ्रेंड एंड योर ट्यूटर. आई एम here with the topic of science, physical and chemical changes of substances. This topic is very important for the all coming exams of Haryana and Rajasthan or other states. And especially this video is for Rajasthan Junior Assistant exam, and this topic is mentioned in the syllabus of everyday science. Physical and chemical substances, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन. इस टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ. यहाँ पे मैं आपको MCQ सीरीज़ नहीं करवा रही हूँ, मैं यहाँ आपको थ्योरी पार्ट करवा रही हूँ ताकि आप पहले चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं, उसके बाद आप उनके MCQs करें. तो मेनली मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रही हूँ. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करें, कमेंट करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ सब्सटेंसेस. पहले मैं आपको थोड़ा सा इनको हैंडमेड नोट्स के थ्रू स्टडी करवाऊँगी, उसके बाद में पिक्चर्स के थ्रू आपकी चीज़ें समझाऊँगी. हम अपने आसपास की जितने भी चेंजेस देखते हैं, चाहे वो दूध से दही का बनना हो, चाहे पेड़ों का काटना हो, चाहे वो रबड़ बैंड को स्ट्रेच करना हो, चाहे वो लकड़ी को जलाना हो, चाहे मतलब छोटे से छोटे हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी चेंजेस अपने आसपास देख रहे हैं वो सारे हमारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के वो चेंजेस हैं और कैसे कैसे हमें उनको कंसिडर करना है. तो मेनली हमारे आसपास की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सभी को हम चेंजेस के अंदर कंसिडर करते हैं. और चेंजेस जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, परिवर्तन दो तरीके के होते हैं. एक फिजिकल परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन जिनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, और एक होते हैं केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन. सबसे पहले मैं बात करूँगी फिजिकल चेंजेस की, भौतिक परिवर्तन की. भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, हम कोई भी चीज़ लेके चलते हैं, उस चीज़ में ना हम बेसिक मतलब फिजिकल गुणों में ही, उसके भौतिक गुणों में ही बदलाव करते हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में ही चेंजेस करते हैं, और उससे कोई नया सब्सटेंस हम नहीं बनाते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. पेपर को आपने फाड़ दिया, एक कागज़ का टुकड़ा लिया, जैसे मैंने कागज़ का टुकड़ा है मेरे पास, अगर मैं इसको फाड़ दूँ तो फाड़ने के बाद मैं भले इसके दो टुकड़े कर दूँ, लेकिन जो दो छोटे टुकड़े हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज और बड़े पेपर की प्रॉपर्टी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी चेंज नहीं है. तो जब आपने पेपर को फाड़ा, उसका आकार छोटा हो गया, उसका शेप साइज में कुछ बदलाव हुआ है, बट उसके जो गुण थे वो वैसे के वैसे ही बने रहे हैं. तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन. लेकिन कागज़ को लेकर के आपने जला दिया, माचिस की तिल्ली से जला दिया, जलाने के बाद उसका बन गया राख. अब वो जो राख बनी है, जो पेपर था, उन दोनों के गुणों में बहुत अधिक बदलाव आ गया है, क्योंकि राख तो जलने के बाद ऐश जो बनी है वहाँ पे वो अलग तरीके की प्रॉपर्टी रखती है, और जो पेपर आप जिस पे लिख पा रहे थे, जिसको आप फाड़ पा रहे थे, वो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं. तो वो आपका एग्जाम्पल हो गया केमिकल चेंज का. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है. ए सब्सटेंस इज सेड टू बी चेंज फिजिकली व्हेन ओनली इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि शेप, साइज, कलर, स्टेट और अपीयरेंस चेंजेस. इट्स केमिकल कंपोजिशन इज अनअफेक्टेड. आप भौतिक परिवर्तन तब कहेंगे जब किसी वस्तु के सिर्फ और सिर्फ आकृति, आकार, रंग, स्थिति और रूप में परिवर्तन आ रहा है. उसकी रासायनिक जो अवस्था है उसमें कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है. फिर कहते हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं. टेम्परेरी कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि मैंने बर्फ़ से पानी बना लिया, क्या बर्फ़ से पानी हमेशा बना रहेगा? नहीं, वो थोड़े टाइम के बाद वापस पानी से बर्फ़ भी बन सकता है अगर मैं उसको कूल कर दूँ तो ये इस तरीके से क्या हो गया, अस्थायी हो गया. टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है वो. ओनली द मोलिक्यूल्स आर रीअरेंज्ड. सिर्फ अणुओं की क्या होती है, पुनर्व्यवस्था होती है. उसके आंतरिक संरचना में, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं आता है. इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड होता है, और ये मोस्ट ऑफ द चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं. 100% नहीं, 80% आप कह सकते हैं. 80% फिजिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं. उसके बाद कहता है कि अगर आपने चेंज जो किया है उस चेंज को अगर आप रिमूव कर दें तो ओरिजिनल सब्सटेंस को आप रिकवर भी कर सकते हैं.
तो यहाँ पे और हमें क्या क्या देखने को मिलता है इसमें, देखिए जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब हमारे आसपास की जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो चेंजेस अनअवॉइडेबल होते हैं और ये हमारे डे टू लाइफ में 24 घंटे होते ही रहते हैं। चेंजेस आपके रैपिड या ग्रेजुअल हो सकते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट, दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, यानी अस्थायी या स्थायी भी हो सकते हैं, तेज़ी से होने वाले या धीरे धीरे होने वाले, क्रम से होने वाले भी हो सकते हैं, नेचुरल तरीके से भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से भी आप चेंजेस करवा सकते हो, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, यानी एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करने वाले चेंजेस भी हो सकते हैं और ऐसे चेंजेस भी हो सकते हैं जो कभी अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय प्रकार के भी चेंजेस होते हैं। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्या है? रिवर्सिबल का एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी दिया आपको कि आप एक पेपर लीजिए, पेपर को फोल्ड कर दीजिए, उसे एरोप्लेन बना लें, तो उस पेपर को खोल देंगे तो वापस से आपको ओरिजिनल पेपर फिर से मिल जाएगा, तो रिवर्सिबल टाइप का हो गया। इरिवर्सिबल क्या है? जैसे आपने पेपर को जला दिया, पेपर को जलाने के बाद आप उससे दोबारा वो पुराना पेपर नहीं ले सकते, तो इरिवर्सिबल टाइप का हो गया। इस तरीके से चेंजेस आपके रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल चेंजेस के बारे में बताया मैंने कि चेंजेस में क्या क्या देखने को आपको मिल सकता है। ये था हमारा फिजिकल चेंजेस का डेफिनेशन कि फिजिकल चेंज में सिर्फ रूप, रंग, आकृति, स्थिति इन्हीं में बदलाव आता है और ये किस तरीके से होते हैं, ये आपके टेम्परेरी हो सकते हैं या उनमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ही चेंज होगा, कोई नया सब्सटेंस उसमें नहीं बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। ये मैंने इधर लिखे हैं, जो ये सारे एग्जाम्पल वो हैं जो आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी उत्क्रमणीय प्रकार के हैं, और इधर वाले जो वो एग्जाम्पल हैं जो हैं तो फिजिकल चेंजेस ही, बहुत ही परिवर्तन ही हैं, लेकिन वो इरिवर्सिबल तरह के हैं जिनको आप फिर से ओरिजिनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे फोल्डिंग है पेपर शीट का मोड़ना, ये आपके रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग वैक्स, मोम को पिघलाना, ये भी आपका एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। आइस बनाना, फ्रीजिंग करना, वाटर को बॉईल करना, इवेपोरेशन करना, वाष्पीकरण करना और आइस को मेल्ट करना, ये सारे आपके रिवर्सिबल फिजिकल चेंज हैं। कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, इन सब के मीनिंग मैं आपको बताऊंगी क्या है। एक बार आप मतलब थोड़ा सा समझिए चीज़ों को कि कंडेंसेशन यानी संघनन, वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण, सॉल्यूशन बनाना, पानी में चीनी का घोलना जैसे कि, या क्रिस्टलाइजेशन करना, क्रिस्टलीकरण करना, ड्राई आइस का सब्लाइम करना और ग्रेफाइट से डायमंड का बनाना, ये सारे आपके फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद कटिंग ऑफ ग्रास, घास काटना, चट्टान को तोड़ना, तोड़ के मिट्टी या चूर्ण में बदलना, लकड़ी का जो आपने बड़ा सारा लंबा कोई डंडा लिया है उसकी कटिंग करना, या आप लकड़ी का लट्ठा जिसको बोलते हैं उसकी कटिंग करना, या वुड की चॉपिंग करना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये आपके इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। घास कट गई तो एक पर कट गई, दोबारा उसको आप नहीं जोड़ सकते। चट्टान टूट गई तो चट्टान को नहीं जोड़ सकते। लकड़ी कट गई तो 2 टुकड़े हो गए, उसको नहीं आप वापस बड़ा कर सकते हो। ग्लास टूट गया, ब्रेकिंग ग्लास, कांच का टुकड़ा हो गया तो उसको आप दोबारा नहीं जोड़ सकते हो ना। जैसे आपने, हाँ, ये जो एग्जाम्पल ऊपर के आप देखे, ये कौन से इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। सैंड प्लस वाटर, ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय बनाना, एलॉय बनाना आपका फिजिकल चेंज हो सकता है, बट एलॉय फॉर्मेशन के बाद उसको वापस से पुराने आपने जितने मेटल लेके एक एलॉय बनाया है, एलॉय यानी आपने मिश्र धातु बनाया है, आपने 2 या 2 से ज़्यादा धातुएं मिक्स करके, मेटल नॉन मेटल मिक्स करके आपने एक मिश्र धातु बना लिया, ये तो आपका फिजिकल चेंज हो गया। बट मिश्र धातु बनाने के बाद वापस से पुरानी धातुओं को आपने अगर रीगेन करना चाहते हो तो इसमें आपको कुछ केमिकल हेल्प भी लेनी पड़ सकती है, तो वो आपका फिजिकल चेंज नहीं होगा। बट फॉर्मेशन मैंने यहाँ मैंशन किया है, एलॉय फॉर्मेशन आपका एक फिजिकल चेंज है। अब आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पे हमें दिखाया गया है चेंज ऑफ स्टेट यानी अवस्था परिवर्तन। जितने भी मैंने आपको अभी यहाँ फिजिकल चेंज के अंदर प्रोसेस बताए थे सारे मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, जब आप सॉलिड लेते हैं, जैसे आपने आइस ले लिया, आइस से आप लिक्विड में जाएंगे, पानी बनाएंगे, तो आप उसको हीट करेंगे, गर्म करने पे सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, तो आप चीज़ को पिघला रहे हैं, गला रहे हैं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस। ठीक है,
और जिस पॉइंट पे वो पिघल जाएगा उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु। उसके बाद लिक्विड से यानी द्रव से आप गैस में जा रहे हैं। गैस में जाएंगे तो आपको हीट करना पड़ेगा, और आप गैस बनाएंगे यानी पानी से भाप बनाएंगे तो इसको बोलेंगे वाष्पीकरण, वाष्प बना रहे हैं। ठीक है, वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। फिर आप गैस से वापस लिक्विड में आएंगे तो आपको ठंडा करना पड़ेगा, कूलिंग करनी पड़ेगी। और गैस से लिक्विड में आएंगे तो आप कंडेंसेशन करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आजकल बारिश के दिन चल रहे हैं तो हवा में ह्यूमिडिटी, नमी बहुत ज़्यादा है, तो आप फ्रिज से कोई ठंडी सी पानी की बोतल बाहर निकाल के रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद जैसे आसपास की हवा उसके कांटेक्ट में आएगी तो हवा के अंदर जो वेपर्स थे वो पानी की बोतल के कांटेक्ट में आके ठंडे हो जाएंगे, और वो वेपर्स जो है वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और बॉटल के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। तो जैसे पानी की बूंदें आपको नीचे गिरती हुई दिखाई देंगे। हमें लगता था बचपन में जैसे कि पानी बॉटल से बाहर पानी आ रहा है, बट एक्चुअल में जब हमने साइंस पढ़ा तो हमें पता चला कि ये हवा का ही वो वेपर्स हैं जो ठंडे होकर के कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, बॉटल का पानी बाहर नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें बचपन में कुछ और समझते हैं जब, लेकिन एक्चुअल उनको समझते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। इसी तरीके से आप लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं, द्रव से ठोस अवस्था में जाते हैं, द्रव से ठोस अवस्था में, तो भी आपको ठंडा करना पड़ता है इसको। फिर आप लिक्विड से सॉलिड में जाना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। आप चीज़ों को जमा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एक प्रोसेस थे। उसके बाद इस तरीके से भी होता है अवस्था परिवर्तन कि आपकी लिक्विड स्टेट स्किप हो जाती है, सॉलिड से सीधा गैस में चले जाता है। जैसे आप पूजा में कपूर जलाते हैं, कपूर जलाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, कपूर की गोलियां सॉलिड होती हैं और वो सीधा गैस में बदल जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ऊर्ध्वपातन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, और गैस से कुछ चीज़ें डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाती हैं, जैसे कि ड्राई आइस होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ। वो क्या हो रही है, गैस से सीधा आपने सॉलिड में कन्वर्ट किए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन यानी जमाव। तो ये सारे जो स्टेट चेंज के प्रोसेस हैं जितने, ये सब के सब हम किसके अंडर कंसीडर करते हैं? फिजिकल चेंज के अंडर कंसीडर करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास कुछ इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योर कंपाउंड आप जिसको कहते हैं, अशुद्ध अवस्था में होते हैं, तो उनको है ना पानी में या किसी लिक्विड में घोल के उनका सैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त घोल बना लेते हैं। संतृप्त घोल बनाने के बाद उनको गर्म किया जाता है और अच्छे से उनको मतलब उस लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया जाता है। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है वो तो लिक्विड में घुल जाता है, अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एज इट इज पड़ी रहती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसको गर्म करने के बाद आइस क्यूब वगैरह डाल के या उसको वाटर बाथ में रख के धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसके क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज़ अलग रह जाती है। उसको फिल्टर वगैरह कर लेते हैं, छान लेते हैं, तो इम्प्योरिटियों को पहले ही अलग कर देते हैं। और जो लिक्विड के अंदर हमारा डिजोल्व सब्सटेंस रहता है वो प्योर फॉर्म में क्रिस्टल का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे पहले भी वो क्रिस्टल फॉर्म में था, अभी भी क्रिस्टल फॉर्म में, उससे कुछ नया तो बन नहीं रहा, सिर्फ हम उससे इम्प्योरिटीज अलग कर रहे हैं। तो जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो क्रिस्टलाइजेशन भी हम किसके अंदर पढ़ेंगे? फिजिकल चेंज के अंदर पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए हमें कुछ एक रिवर्सिबल चेंज बताए हैं जो फिजिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। तो वो रिवर्सिबल चेंज जैसे कि मेटेलिक सॉलिड लाइक कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, स्टील, ब्रास, ये जो आपके धातुओं वाले ठोस चीज़ें हैं ये भी आपके रिवर्सिबल चेंज शो करती हैं। अल्कोहल, ग्लिसरॉल, पानी, वाटर, ये भी आपके और रिवर्सिबल चेंजेस को शो करेंगे। लेकिन पानी के लिए कंडीशन है कि उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चीज़ें गर्म करने पे तो फैल जाती हैं और ठंडे करने पे सिकुड़ जाती हैं। बट पानी के साथ है ना 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप देखेंगे तो अपोजिट केस हो जाता है। पानी को अगर ठंडा करेंगे तो वहाँ पर वो सिकुड़ने के बजाय फैल जाता है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे। जैसे बर्फ़ का एग्जाम्पल है, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडी हो रही है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 पे हम जा रहे हैं तो ठंडी हो रही है ना, ठंडी हो रही है तो वो क्या होनी चाहिए थी? सिकुड़नी चाहिए थी, बट सिकुड़ी नहीं, वो फैल गई। इसलिए आइस का जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है। आइस का वॉल्यूम बढ़ने से और पानी का वॉल्यूम क्या होता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से आइस जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। जबकि आइस एक सॉलिड है, पानी में डूब जानी चाहिए थी बट डूबती नहीं है, वो पानी के ऊपर क्या कर रही है? तैर रही है। तो यहाँ पे इसलिए स्पेशली मेंशन किया गया है कि हाँ इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। और मिक्सचर ऑफ गैसेज भी कैसे नेचर शो करते हैं? रिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज को शो करते हैं।
एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करैक्टरिस्टिक में हमें पढ़नी है फिजिकल चेंज के, जितने भी चेंजेज होते हैं चाहे वो फिजिकल नेचर के हों चाहे वो केमिकल नेचर के हों, उनमें सब्सटेंस का मास जो है कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहेगा। मास क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि जितने भी चेंजेज हैं नेचर के अंदर वो सब कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो सब फॉलो करते हैं, इसलिए मास चेंज कभी भी नहीं होगा। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं? वो चेंजेस जिनके अंदर नए सब्सटेंस बन जाते हैं और पुराने सब्सटेंस अपनी पहचान खो देते हैं। द ओल्ड सब्सटेंसेस लूज देयर आइडेंटिटी एंड द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंजेस। इनके अंदर जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है, जैसे मैंने आपको बर्निंग ऑफ पेपर का एग्जांपल दिया था, कागज़ का जलाने का। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं केमिकल चेंजेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें ओरिजिनल प्रॉपर्टी डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, जबकि उसमें नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देती हैं। और यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बन जाते हैं। और जो केमिकल चेंजेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। 100% इरिवर्सिबल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द चेंजेस क्या हैं, इरिवर्सिबल टाइप के होते हैं, यानी अनुत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। इसके अंदर जो है इन केमिकल चेंजेस के अंदर या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी हाँ एनर्जी ऊर्जा का अवशोषण करेगा, या फिर यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, यानी उत्पन्न करेगा एनर्जी को वहाँ पे। यानी कि क्रियाएं या तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी, ऊष्माक्षेपी होगी या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होंगी यहाँ पे। उसके बाद कहता है कि कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उनमें साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे बम का फटना। ये केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे और बहुत तेज़ एक्सप्लोजन हो रहा है आवाज़ के साथ। केमिकल चेंजेस के अंदर स्मेल भी आती है चीज़ों में, कोई स्मेल रिलीज कर सकती है, किसी स्पेशल टाइप की स्मेल वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। जैसे अमोनिया गैस बनती है तो अमोनिया गैस में एक स्पेशल काइंड की स्मेल होती है। जैसे आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो उसमें रोटन एग, सड़े हुए अंडों जैसे स्मेल आती है। तो कुछ कोई गैस रिलीज हो रही है तो स्पेशल काइंड की स्मेल भी वहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कलर चेंज देखने को मिल सकता है या फिर कोई गैस रिलीज हो सकती है, ऐसे भी केमिकल चेंजेस होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जांपल्स की कि केमिकल चेंजेस के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, फलों का पकना, दूध का खट्टा होना, मोमबत्ती का जलना। देखिए वैक्स को आप अगर सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिजिकल चेंज हो रहा था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी। जैसे आपके पास कैंडल है, इस कैंडल को आप बर्न कर रहे हैं तो यहाँ दोनों तरह के चेंजेज हो रहे हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। फिजिकल चेंज कैसे हो रहा है? जैसे आप वैक्स को गर्म कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सॉलिड वैक्स से कुछ एक वैक्स जो है वो पिघला हुआ वैक्स यहाँ पे इकट्ठा होता है, तो सॉलिड से लिक्विड में आना ये फिजिकल चेंज है। जबकि यहाँ पे वैक्स के मेल्ट होने के साथ साथ आपको लाइट मिल रही है और वैक्स जल करके ख़त्म भी हो रहा है, वैक्स वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, वाटर वेपर वगैरह भी वहाँ से रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ से जो लाइट आपको मिल रही है वो केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जब आप खाना बनाते हैं गैस के ऊपर तो गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है उसको आपने लिक्विड फॉर्म में भर रखा है, एलपीजी जिसको आप बोलते हैं, और जब वो चूल्हे में जाती है तो गैस की फॉर्म में जाती है। तो लिक्विड से गैस में जाना तो एक फिजिकल चेंज हो गया, और उस गैस को जला करके उससे जो आप लाइट बाहर निकाल रहे हैं, जो ऊर्जा वहाँ से बाहर निकल रही है, उस ऊर्जा पे आप खाना बना रहे हैं, तो वो एनर्जी जो है आपकी वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि वहाँ आपकी एनर्जी बर्न हो रही है। इसी तरीके से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस यानी पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण का होना किसके अंदर आएगा? केमिकल चेंज के अंदर आएगा। फूड का डाइजेशन, खाना पचाना, फूड का पकाना, लकड़ी का जलाना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके उससे पानी बनाना, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं? चेंजेज ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि केमिकल चेंजेस की क्या क्या यूजफुलनेस हैं।
तो जो केमिकल चेंजेज हैं वो मेटल एक्सट्रैक्शन यानी कि धातुओं को शुद्ध करने के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो और होते हैं और से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो हम केमिकल चेंजेस का यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं वहाँ पे। मेडिसिन्स बनाने में, प्लास्टिक, डिटर्जेंट बनाने में, या कोई नया मटेरियल आपने डिस्कवर करना है तो उस सब में आपको केमिकल रिएक्शंस की नीड होती है, केमिकल चेंज करवाने पड़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में। ये रिएक्शन देके आपसे पूछ सकते हैं बताइए किस तरीके का चेंज है। यहाँ पे जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो यहाँ से ब्रिलियंट वाइट लाइट प्रोड्यूस हुई और लास्ट में एक पाउडरी ऐश यानी राख बची। तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है, तो ये है केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम को जला करके आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाया वो पाउडरी ऐश थी, यानी वो जल करके राख बन गई, नया सब्सटेंस बन गया। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसका नेचर कैसा है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ये बेसिक सब्सटेंस होता है। इसको जब पानी में घोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। तो इनका कोई हिंदी वर्जन नहीं होता है, इनको आप एज इट इज़ ही याद करें। तो बस हिंदी में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे लिखा जाएगा मैग्नीशियम ही, लेकिन हिंदी के बस हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक रिएक्शन और देखिए जिसमें केमिकल चेंज दिखाई दिया है, डिजोल्यूशन ऑफ ब्लू विट्रोल ऑफ नीलाथोथा इन वाटर एंड एडिंग आयरन नील टू दिस सोल्यूशन। आपने क्या करना है, नीलाथोथा या ब्लू विट्रोल लेके पानी में घोल लेना है। नीलाथोथा या ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का आपने सोल्यूशन बना लेना है। फिर इसके अंदर एक लोहे की कील आपने डाल देनी है। तो क्या होगा, फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर आयरन नील डाला तो आयरन सल्फेट सोल्यूशन बना और कॉपर बन गया। यहाँ पे पहले जो सोल्यूशन था उसका कलर था ब्लू, किसकी वजह से, कॉपर आयंस की वजह से, कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस थे। अब जो सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो गया, क्यों, क्योंकि अब उसमें आयरन के आयंस बन रहे हैं, फेरिक आयंस। तो यहाँ पे आयंस चेंज होने की वजह से सोल्यूशन का कलर ब्लू टू ग्रीन हो गया। तो कलर चेंज देखने को मिल रहा है, केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद कहता है कॉपर के ऊपर जो है आयरन का ब्राउन डिपॉजिट आ जाता है, कॉपर जो है यहाँ पे ब्राउन डिपॉजिट की फॉर्म में आयरन नेल के ऊपर जमा हो जाता है। तो आयरन नेल भूरे रंग की नजर आती है। और देखिए बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, उसको विनेगर में यानी सिरका में अगर आप मिक्स कर देंगे एसिटिक एसिड के अंदर, सिरका के अंदर, तो हीसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। हीसिंग साउंड किसकी होती है, और उसमें साथ में गैस के बबल्स भी दिखाई देंगे। तो ये किस गैस की वजह से होते हैं, क्योंकि देखो साउंड आ रही है और हीसिंग साउंड आ रही है, तो ये किसी गैस की साउंड है, बबल बन रहे हैं गैस के। तो गैस रिलीज होना, साउंड आना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल चेंज की है। और यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हीसिंग साउंड कौन सी गैस देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कैसे करेंगे, लाइम वाटर से करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो रही है उसको लाइम वाटर के अंदर डाल देंगे। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इसके अंदर जैसे ही डालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगी, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाइट कलर का होता है, तो जिससे सोल्यूशन जो है वो मिल्की सा हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा, जिससे हमें पहचान हो जाती है कि गैस एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। इस तरीके से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालेंगे तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही आपको आपको कलर देगा, मिल्कीनेस देगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो है केमिकल चेंज के हैं, जैसे एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, पटाखों का जलाना, फूड का ख़राब होना, भोजन का ख़राब हो जाना। हाँ, एक ये चेंज जिसमें हम सेब को काट करके रख देते हैं, एप्पल की स्लाइस करके रख देते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो ब्राउन कलर क्यों हो जाता है, देखिए उसके दो रीज़न होते हैं ब्राउन कलर होने के। एक तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है हवा के साथ कांटेक्ट में आते ही, जो सेब के अंदर जो केमिकल या सब्सटेंस होता है वो एयर के कांटेक्ट में आते ही ब्राउन कलर का हो जाता है। और दूसरा आसपास के एंजाइम वगैरह से वो कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे भी उसका कलर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से बैंगन है, आलू है, इन सब के टुकड़े काट के रखेंगे तो भी उनके कलर में भी चेंज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम करवाते हैं, यानी कि
उदासीनीकरण की अभिक्रिया, जिसमें हम एक अम्ल और एक क्षार लेते हैं, एसिड और बेस लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद जो हमारे वहाँ पे बनता है प्रोडक्ट, वो क्या होता है, एक तो नमक बन जाता है, सोल्ट, और एक वाटर, पानी बन जाता है, और बहुत सारी अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल जो है केमिकल चेंज का ही है। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऑक्सीजन से ओजोन गैस बन रही है, तो ये भी केमिकल चेंज हो रहा है। उसके बाद फ्यूल का जलाना, जैसे आप गाड़ी बाइक में पेट्रोल डीजल डालते हैं, हाइड्रोजन रॉकेट्स के अंदर डाली जाती है, इन सब को बर्न करना भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। और इनसे कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। कोयले को जलाना भी आपका एक केमिकल चेंज है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में हमने बात करेंगे कि लोहे को जंग लगना भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। लोहे को जंग लगता है, तो जंग लगने के लिए नेसेसरी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए क्या होंगे। जब आपको मॉइस्ट एयर यानी हवा में नमी मिलेगी, यानी कि नमी भी होनी चाहिए, पानी की कुछ मात्रा होनी चाहिए, और हवा ऑक्सीजन होनी चाहिए। स्पेशली हवा में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये अगर ये दोनों कंडीशन आयरन को मिल जाती हैं तो उसको रस्ट लग जाता है। रस्ट लगने के बाद उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का जमाव हो जाता है, और रेड ब्राउन कलर का जमाव ही जो उसका जो रस्ट कहलाता है, यानी उसके ऊपर की जो परत होती है लोहे की, वो धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि जंग लगने के बाद लोहे का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन वगैरह से विक्रिया करके ऑक्साइड वगैरह के लेयर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे जंग लगे हुए लोहे का वेट जो है बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। और रस्टिंग का फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं, वो क्या होता है, Fe2O3। Fe2O3 ये जंग लगे हुए लोहे का फॉर्मूला होता है। और जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट मेथड हम जानते हैं वो क्या है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप चिकना लगा दें, या पेंट करवा दें, या फिर ऑयलिंग कर दें। ठीक है, चिकना लगाने में ही आ गया ना वो, तो पेंट जैसे। उसके बाद कहता है कि गल्वेनाइजेशन करवा दो। गल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इसके अंदर जैसे लोहे की चीज़, लोहा जल्दी से हवा के कांटेक्ट में आके ख़राब हो जाता है ना, तो उसके ऊपर हमें ऐसा मेटल लगाना है जो उससे जल्दी रिएक्ट करेगा, यानी जिंक। लोहे के ऊपर उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, तो जब हवा पानी के कांटेक्ट में आएगा तो ऊपर की लेयर जिंक की ख़राब होगी, उसके अंदर का जो आयरन डिपॉजिटेड है वो हमारा सेफ रह जाएगा। तो ये आपका कहलाता है गल्वेनाइजेशन, डिपोजिशन ऑफ ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन एन आयरन सरफेस। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके अंदर आता है, गल्वेनाइजेशन के अंदर आता है। और उसके बाद कहता है कि आजकल क्रोमियम का भी यूज होने लगा है, क्रोमियम का डिपोजिशन भी हम आयरन आर्टिकल के ऊपर करने लगे हैं। फिर कहता है गल्वेनाइज्ड आयरन का यूज कहाँ होता है, तो मोस्टली इसका वाटर टैप्स के अंदर यूज किया जाता है। और पेंट करके, पेंट की कोटिंग करके या ग्रीस लगा करके भी आयरन के सरफेस को हम बचा सकते हैं, एलोइंग करके भी। और एलोइंग करके यानी मिक्स उससे क्या बना सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं। जो कंडीशन क्या है, एसेंशियल मॉइस्चर और ऑक्सीजन है रस्टिंग के लिए। कुछ एक ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो रस्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, यानी फास्ट कर देते हैं। जैसे कि हवा में अगर मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ रस्टिंग जो है फास्ट हो जाती है। और दूसरा, अगर पानी के अंदर कुछ एक सॉल्ट वगैरह घुले हुए हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, अगर पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा है तो भी रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ये टेबल जो है हमें फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस बताती है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके एक बार रीड आउट कर सकते हैं, बाकी उससे अलग कुछ नहीं है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ एक अमेजिंग फैक्ट्स आते हैं। कुछ एक जगह हमें टार्निशिंग वर्ड देखने को मिलेगा। टार्निशिंग यानी कि चमक का ख़त्म हो जाना। तो जब कोई जैसे सिल्वर की, चांदी की चीज़ें होती हैं तो वो काले रंग की पड़ जाती हैं, तो उनका जो एक्चुअल कलर है वो डिसकलर हो जाता है। तो डिसकलरेशन ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज टार्निशिंग। और जैसे सिल्वर जो है उसमें टार्निशिंग किसकी वजह से आती है, तो जब सिल्वर जो होता है उसकी जो अपर लेयर होती है वो सल्फ़र के कांटेक्ट में आने से सिल्वर सल्फाइड बना देती है, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाता है। मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिल्वर किसकी वजह से ब्लैक कलर का हो जाता है, अपर लेयर जो है सिल्वर की, ऑर्नामेंट्स की, ज्वेलरीज की। तो ऑक्साइड करते हैं लगभग बच्चे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि सिल्वर सल्फ़र के ज़्यादा यहाँ पे साथ ज़्यादा रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर का होगा, सिल्वर सल्फाइड बनेगा, AgS।
तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और इसकी MCQs जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी, जो कि उसमें सॉल्यूशंस के साथ आपको गिवन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।